Hello students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, in this lecture we will discuss a new topic, electric flux. Okay, so what is electric flux and what is Gauss's theorem? So कई सारी चीज़ों को हम लोग अब डिस्कशन शुरू करेंगे. एक नया टॉपिक हमारा शुरू होने जा रहा है आज. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्लियर करने से पहले मैं एक टर्म को आपको क्लियर कराना चाहता हूँ. व्हाट इज एरिया वेक्टर हियर. व्हाट इज एरिया वेक्टर. सपोज स्टूडेंट, ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, कोई एक सरफेस है और ये इस सरफेस का प्लेन है दिस. ठीक है, तो इसका अपना कुछ ना कुछ एक एरिया होगा. सपोज इसका एरिया ए है. एरिया को आप मेजर करेंगे, अगर वो डिपेंड करेगा कि ये कौन सी शेप है, उस शेप का एरिया आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये इसका एक एरिया है. अब इस एरिया के पास डायरेक्शन होती है कि नहीं होती है. इस एरिया के पास अपनी डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी. तो आंसर है एरिया के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, इसके पास मैग्नीट्यूड तो इसका कुछ ना कुछ एरिया तो है, तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी कि नहीं होगी. तो सपोज मान लीजिए कि ये इसके पास जो डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर के पास, वो डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू प्लेन. ठीक है ना, इस प्लेन के नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी. तो कहने का मतलब है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के नॉर्मल होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में. जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है ना, दिस. तो ये प्लेन और इस प्लेन का एरिया वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो ये डायरेक्शन इसके एरिया वेक्टर की होगी. ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर कहां पर है, नॉर्मल टू इट्स प्लेन. ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में. तो ये एरिया वेक्टर का यूज हम यहाँ पे बहुत करने वाले हैं. ठीक है ना, अगर यहां मैं इसका एरिया वेक्टर निकालता हूं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. ओके, दिस इज द डायरेक्शन. अगर ये मान लीजिए इस तरह की शेप है तो इसका एरिया वेक्टर भी इस तरह से आएगा निकल के. ठीक है ना, कहने का मतलब ये जो प्लेन होता है, इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन जो होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगी, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो एरिया जो है फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी ही बोलेंगे. ठीक है ना, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है. क्लियर. तो इस एरिया वेक्टर का यूज हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा. ठीक ना, अब बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर of the number of electric field lines. This is electric field lines, okay, passing through the some surface held in the electric field. It is denoted by phi e. तो ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन इस स्टेटमेंट को क्लियर करिए होता क्या है. देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा था. ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज मैं यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं. ये मेरा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट. दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, एक सा इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब मान लीजिए इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक सरफेस को मैंने यहां पे रख दिया. ठीक है, मान लीजिए ये लाइक दिस, इसको ऐसे. ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको यहां रखूंगा, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस माय फिंगर, this is electric field lines and this electric field lines and this is a surface and this electric field lines are linked the surface. ठीक है, अब इस सरफेस के साथ में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक हो रही है. मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से ऊपर से पास हो गई और कुछ साइड से निकल गई और कुछ इसके साथ लिंक हुई. तो उनके नंबर को, ठीक है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ लिंक हुई, उसी के नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी लिंक हो रही हैं. अब ये क्लियर करते हैं यहाँ पे कि सपोज ये हमारे पास सरफेस है. बहुत ध्यान से देखना बेटा. सपोज ये मेरे पास एक सरफेस है. ठीक है,
तो ये सरफेस का जो प्लेन है ये प्लेन है, और इसका जो एरिया वेक्टर है, जैसे ये सरफेस को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है ना, ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, तो इसका इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये प्लेन और प्लेन के नॉर्मल क्या बनेगा, एरिया वेक्टर। तो अगर ये प्लेन है तो इसके नॉर्मल, दिस इज एरिया वेक्टर, ठीक है ना, नॉर्मल एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये प्लेन हो गया, इस प्लेन की आउटवर्ड डायरेक्शन ये हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लिखूंगा तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in this direction, and the area vector is also the direction of electric field. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस केस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के साथ लिंक होगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के साथ लिंक होगा, तो आंसर है जितना इस सरफेस की मैक्सिमम कैपेसिटी है, जितना ये सरफेस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने साथ लिंक करा सकता है, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उतना फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, जितना ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम करा सकता है, ठीक है, नंबर 1। अब अगर ये करा सकता है तो उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ पे दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 तो डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है, और नंबर दूसरा डिपेंड कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है। तो लिंक किसके साथ हो रहा है, ये सरफेस के साथ। इस सरफेस का अपना क्या है, एरिया है, यानी किसी सरफेस के एरिया के साथ लिंक हो रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 फाई ई इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ 2 ई ए। अच्छा, दोनों को मैंने वेक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया वेक्टर को मैं अभी अभी क्लियर कर चुका हूं क्योंकि एरिया के पास डायरेक्शन है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन आपको ये पता है, डायरेक्शन ऑफ द एरिया किधर होगी, नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मैंने दोनों को वेक्टर लिखा, क्लियर। अच्छा, अब जरा क्लास 11 की नॉलेज पे बात कर लेते हैं कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कराया जाता है, ठीक है, और आपको उसका रिजल्ट अगर एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो वो प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर दो प्रोडक्ट का हम लोग दो वेक्टर्स का हम लोग प्रोडक्ट कराएं और उसका रिजल्ट अगर आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो उसको आप लोग बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है क्योंकि ये क्या है, ये तो ये है कि कितना नंबर ऑफ लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही है, उसका नंबर ऑफ लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रही है, ठीक है ना, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस से लिंक हो रहा है। नंबर ऑफ लाइंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिंक हो रहा है उस सरफेस के साथ, ठीक है ना। तो ये तो नंबरिंग है एक तरह से, तो इसीलिए इसके पास डायरेक्शन तो है नहीं फ्लक्स के पास, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसके पास जब डायरेक्शन नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, इसीलिए दिस प्रोडक्ट इज ए डॉट प्रोडक्ट। नाउ फाई ई डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग लिखा करते थे ई ए कॉस थीटा, याद करिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के लिए जब ये वेक्टर फॉर्म, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, और अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो ई ए कॉस थीटा, ये तो लिखा करते थे दिस। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया करेंगे। अब जरा फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने अभी अभी आपसे बोला था कि इस कंडीशन में जिस टाइम एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जस्ट 2-3 मिनट्स पहले मैंने ये वर्ड बोला था कि अगर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो उस समय इस एरिया वेक्टर के साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, जितनी ज्यादा से ज्यादा इससे पास हो सकती हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होंगी, ठीक है। अगर क्यों, ये देखिए इस टाइम E और A डायरेक्शन में है, मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
दिस इज डायरेक्शन ऑफ E एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ A। दोनों एक डायरेक्शन में, मीन्स बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स थीटा इक्वल टू 0। अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो फ्लक्स जरा यहां से कैलकुलेट करिए कितना होगा, E इंटू ए। ओके, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, इतना फ्लक्स लिंक होगा और ये फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू बोली जाएगी। ठीक है, अब अगर सपोज हम इसको ये जो हमारा सरफेस है, इस सरफेस को हेल्ड करते हैं। अभी यहाँ पे क्या था, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये हेल्ड था। ठीक है ना, अब अगर मैं इसको घुमाता हूं या इसको रोटेट करता हूं किसी एक एट एन एंगल थीटा, तो क्या तब भी उस कंडीशन में फ्लक्स इतना ही लिंक होगा? आंसर नहीं होगा। उस कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू अगर बदलेगी तो फ्लक्स की वैल्यू भी बदलेगी। और कॉस फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा वैसे वैसे फ्लक्स डिक्रीज होगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉस का, इसमें जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वैल्यू वैसे वैसे कम होने लगेगी। यानी cos 0 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है और cos 30 पे वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक है ना, और cos 60 की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे वैल्यू कम हो जाएगी। इससे क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे एंगल हमारा बढ़ेगा, मतलब एंगल क्या, दिस थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर A। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको यहाँ पे हम लोग थीटा बोल रहे हैं। तो अभी एंगल कितना था, 0 डिग्री था। ठीक है, अब सपोज ये सरफेस को मैंने ये ऐसे रखा हुआ था और इस सरफेस को मैंने ये रोटेट कराना शुरू कर दिया ऐसे। ठीक है, तो अभी इसके साथ ये मैक्सिमम जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो सकती थी हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे रोटेट कराता हूं तो कुछ लाइंस ऐसे पास हो जाती हैं। सपोज दिस, इस सरफेस को मैंने ये ऐसे था और इसको मैंने ये ऐसे रोटेट करा दिया। ये क्लियर हो रहा है? ये देखिए, ये ऐसे था इस टाइम और इसको मैंने ये ऐसे रोटेट करा दिया। क्लियर? जब मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊंगा तो देखिए नई डायरेक्शन इसकी जो होगी, ये इसकी नई डायरेक्शन होगी। दिस, ओके, दिस। तो अब इस टाइम इसका एरिया वेक्टर किधर है? तो आंसर है इस टाइम इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर तो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल टू प्लेन। तो इसका प्लेन ये रहा और इस प्लेन के नॉर्मल हमने ड्रॉ करा दिया ये, दिस। ओके, इस केस में पहले एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस, and the angle between them is theta। clear? this, ये डायग्राम क्लियर है? मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन जब हमने इसको, इस सरफेस को ऐसे ऐसे रोटेट किया तो ये हमारी डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि प्लेन ये आ गया तो अब ये ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर। जब प्लेन ऐसे रखा हुआ था तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, तो ये तो हमेशा इसके साथ 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। ठीक है, तो ये एंगल पूरा कितना है, दिस एंगल इज, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, नॉर्मल होगा। ठीक है, नाउ तो इस केस में हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रहा है, बहुत अच्छे से क्लियर करना। ये तो मैंने आपको नॉर्मली थ्योरी में इस पे इसका फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन ये अब मैं डेरिवेशन टाइप में इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनता है, तो मैं इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट ब्रेक करा रहा हूं। ठीक है, जब मैं इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कराऊंगा, मान लीजिए ये एरिया वेक्टर है तो इसका दो कंपोनेंट हमने ब्रेक कराए, तो एक कंपोनेंट इसका ये हो गया और एक कंपोनेंट इसका ये हो गया, दिस। आपको पता है जिसके साथ एंगल बना है वो कंपोनेंट ब्रेक होगा कॉस में, ए कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना है वो कंपोनेंट ब्रेक होगा साइन में, ए साइन थीटा। अब जरा अपने स्टेटमेंट पे आ जाइए, हमको कौन सा कंपोनेंट यूज में लेना है, ए साइन थीटा की ए कॉस थीटा? तो आंसर है हमको तो वो लेना है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ठीक है ना, क्योंकि हम तो फ्लक्स जो देखते हैं वो किससे देखते हैं, हमने तो ये बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा होता है एरिया वेक्टर।
ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो हमने थीटा एंगल रोटेट करा दिया, तो इस कंडीशन में इस टाइम इस एरिया का कितना पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की में काम कर रहा है, कितना मैग्नीट्यूड इस एरिया वेक्टर का, कितना मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो आंसर है इस एरिया वेक्टर का जिस टाइम ये थीटा एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उस टाइम इसका इतना पार्ट यानी ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और ए साइन थीटा इतना वाला पार्ट वेस्टेज है, वो उसके परपेंडिकुलर, उसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है ना, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो अगर ये वाला ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो फिर से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस, कितने सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, ए कॉस थीटा से, इतने सरफेस से पास होगा, यानी एरिया वेक्टर का इतना मैग्नीट्यूड जो होगा उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब पास होगा, ए से नहीं होगा, कितने से होगा, ए कॉस थीटा से। तो ई ए कॉस थीटा इससे पास होगा, तो इसी को लेंगे जिससे पास होगा, ठीक है ना। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और वैसे भी हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग क्लास 11 में जो हमने वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तब भी हमारा वही फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है ना। तो ये दोनों की बातें आपको शायद क्लियर हो रही होगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ना ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ तो हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से लिंक हो रहा है, किसी सरफेस से पास हो रहा है, और वो सरफेस भी हमने अभी बोल दिया सरफेस इज रेगुलर, रेगुलर सरफेस है। रेगुलर मीन्स कि सरफेस जो है रेगुलर और इरेगुलर तो क्लियर है, ठीक है। तो अगर वो सरफेस रेगुलर ना होके इरेगुलर सरफेस हो जाए, इरेगुलर सरफेस अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो लाइक दिस, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस, अरे यार दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने एक इरेगुलर सरफेस, ये मेरा एक इरेगुलर सरफेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इरेगुलर सरफेस है, इसका मतलब कि यहाँ पे इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ में कोई एक एंगल बना रहा, मान लीजिए यहाँ पे ये सरफेस और यहाँ पे इस सरफेस की डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये सरफेस की डायरेक्शन है, सपोज सॉरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। यहाँ पे अगर मैं ये कोई प्लेन कंसीडर करता हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो उस डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल टू इट्स प्लेन। तो यहाँ पे जो प्लेन है और उसका परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो जाती है, तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है। यहाँ पे ये एंगल एक बना थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और यहाँ पे वे एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं, तो ये एंगल बना थीटा, ठीक है। तो हर लोकेशन पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस केस में हम लोग देख पा रहे थे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है, और वो किसी सरफेस के साथ लिंक हो रहा था एक ही डायरेक्शन में। तो नॉर्मली हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और उसको निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारा ई चेंज होगा या थीटा चेंज होगा, थीटा मीन्स यहाँ इस केस में हम ये भी देख रहे थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे भी इस, अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट पे निकालेंगे कि इस पॉइंट के लिए अगर निकालेंगे कितना फ्लक्स है, तो उसके लिए भी थीटा की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर है, ठीक है। मान लीजिए थीटा भी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, उस केस में आप लोग एरिया फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो उस केस में फ्लक्स कैलकुलेट करना बहुत इजी है। उस केस में हम लोग ये मान लेते हैं कि मान लीजिए ये स्मॉल सरफेस यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, यानी किसी स्मॉल सरफेस से पास होने वाला लिंक होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, स्मॉल सरफेस से, सपोज लाइक दिस।
तो ये एक सरफेस है और इस सरफेस का एरिया ए है, ठीक है। अब मुझे ये एक इरेगुलर सरफेस है और इस सरफेस से, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग देख रहे हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे यहाँ पे इस पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस कंसीडर करूंगा, एक स्मॉल सरफेस कंसीडर करूंगा, लाइक उसका एरिया डी ए है, उसका एरिया, उस सरफेस का एरिया डी ए है। और मान लीजिए इस सरफेस के लिए, ये जो मैंने स्मॉल सरफेस कंसीडर किया है, इस सरफेस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है डी ए, वो एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो मैं सबसे पहले एक स्मॉल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा। सपोज वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा होगा डी फाई ई, डी फाई ई, एंड द वैल्यू ऑफ डी फाई ई स्मॉल फ्लक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद अ स्मॉल सरफेस, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए कॉस थीटा। भाई इसको तो मैं अपने पुराने फॉर्मूले से यूज कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ इस सरफेस के लिए तो थीटा उतना एक ही थीटा है, एक ही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब मुझे सपोज इस पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं मैथमेटिकली क्या यहाँ पे पूरे सरफेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूंगा, तो मैथमेटिकली हमारे पास तरीका है कि हम इस स्मॉल फ्लक्स जो हमने लिंक किया है, इस स्मॉल फ्लक्स का इंट्रीगेशन करा देते हैं। इंट्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि हमने ये मान लिया कि हम ऐसे छोटे 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 एलिमेंट इस सरफेस में कंसीडर कर लें, जैसे जितना ये हमने कंसीडर किया उतना ही आप दूसरा कंसीडर करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए, पांचवा करिए, ठीक है, क्लियर। और उसको कंसीडर करने के बाद हर छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट से लिंक फ्लक्स को कैलकुलेट करिए और फिर सबका सम कर दीजिए। अगर सबका सम कर देंगे तो टोटल इस सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक। तो उसका मैथमेटिक्स क्या कहता है कि वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है प्लस करना, तो उसके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है कि हम लोग उसका इंटीग्रेशन कराना है, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने क्या किया, ये स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट किया लिंक्ड विद स्मॉल एरिया, और इसका हमने इंटीग्रेशन करा दिया और एस लिमिट लगा के कि कहां से कहां तक, मान लो मुझे फ्लक्स निकालना है इस पूरे सरफेस के लिए, तो इस पूरे सरफेस के लिए लिमिट लगा दी, या मुझे यहां से यहां तक के लिए निकालना है तो वो लिमिट लगा दूंगा मैं, ठीक है। लिमिट का मतलब क्या होता है कि कहां से और कहां तक के लिए आप उस कैलकुलेशन को कर रहे हैं। अगर हम पूरे के लिए कर रहे हैं तो हम लोग पूरा सरफेस के लिए शो करेंगे ये इस तरह से एस, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है 0 से 30 डिग्री तक, केवल इतने डिग्री के एंगल पर कैलकुलेट करना है, तो लिमिट लगाऊंगा 0 से 30 डिग्री। या मुझे मान लीजिए मेरे पास लेंथ है और मुझे कैलकुलेट करना है L से 2L, इतनी लेंथ के लिए मुझे कैलकुलेट करना है तो लिमिट लगाऊंगा L से 2L, ठीक है। ये तरीके कुछ होते हैं ना। तो ये पूरे सरफेस के लिए इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा। याद रखिएगा वैल्यू ऑफ डी फाई ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फाई ई? नाउ वैल्यू ऑफ डी फाई ई, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फाई ई, दिस इज इक्वल टू सरफेस, इंटीग्रल सरफेस, और डी फाई ई की वैल्यू ये हो जाएगी ई डी ए कॉस थीटा, राइट, दिस ई डी ए कॉस थीटा। और अगर इसी को आप लोग चाहें वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, उसको हम लोग पढ़ा करेंगे बेटा सरफेस इंटीग्रल। ये किसका इंटीग्रल किया हमने, पूरे सरफेस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक। तो किसी सरफेस के लिए जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ठीक। नाउ थर्ड केस, इसमें एक केस और है, वो केस है कि सपोज ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस से पास होता है, ठीक है ना। क्लोज्ड सरफेस का मतलब है कि मान लीजिए दिस, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए
एक सरफेस के लिए, किसी एक सरफेस के लिए जो एंगल है थीटा, वो एंगल थीटा जो है किसी एक सरफेस के लिए एक सा ही होगा। एक सा मेरा मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगर मैंने इस सरफेस को यहाँ पे रख दिया ऐसे, लाइक दिस, तो यहाँ हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सरफेस है इस शेप के लिए, इस शेप के लिए टोटल सरफेस अगर काउंट करता हूं तो दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस, दो सरफेस हो गए, थर्ड ये वाला, ये तीसरा सरफेस हो गया, ये चौथा सरफेस हो गया, ये पांचवा सरफेस हो गया और ये छठा, ये छह सरफेसेस हमारे पास हैं टोटल, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन सरफेसेस के साथ लिंक होगा तो किसी एक सरफेस के साथ अपना एंगल नहीं बदलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब ये इस सरफेस के साथ, पहले वाले सरफेस के साथ लिंक हो रहा है, तो इस सरफेस के साथ हर लोकेशन पे एक सा एंगल बनाएगा। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के साथ जो एंगल बना रहा है वही एंगल यहाँ बनाएगा, वही एंगल यहाँ बनाएगा, वही एंगल यहाँ बनाएगा, वही एंगल यहाँ बनाएगा। मींस एक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे प्लेन में एक सा एंगल बनाएगा एक सरफेस के लिए, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहां मैं ये बात करता हूं, दिस इज सेकंड सरफेस, ये दूसरा सरफेस है, ठीक है। ये तो पहला सरफेस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल रही है, ये दूसरा सरफेस है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये निकल रही है, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा, तो वो एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इस पूरे सरफेस पे हर लोकेशन पे यहाँ पर भी वो सेम एंगल बनाएगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ अलग बनाए और यहाँ पे कुछ अलग बनाए, ये तो होगा कि इस सरफेस पे वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ और एंगल बनाए और इस सरफेस के लिए वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ और एंगल बनाए, इस पे कुछ और बनाए, इस पे कुछ और बनाए, ठीक है ना। यानी हर सरफेस के साथ अलग अलग बना सकता है, लेकिन किसी एक सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक सा एंगल बनाएगा। तो इस सरफेस के लिए वो कितना एंगल बना रहा है, ये सरफेस के लिए वो कितना एंगल बना रहा है, लाइक दिस, ये देखिए। तो हमारे पास ये एक क्यूबिकल शेप है, ठीक है ना, क्यूबिकल शेप है, इसके 6 सरफेसेस होते हैं, आपको क्लियर बहुत अच्छे से पता है। एक सरफेस मान लीजिए हमारा ये हो गया ABCD, ये वाला इतना, ठीक है बेटा, ये वाला सरफेस। तो ये सरफेस की जो इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, वो कैसे ड्रॉ करेंगे, बता रखा है कि प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल हम लोग एरिया वेक्टर हम लोग इसका ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये जो इसका आएगा निकल के एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन बेटा ये होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन ADCB के लिए, ठीक है। इसका अपोजिट प्लेन है दिस AB डैश, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। तो इस प्लेन के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर दिस, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन। उसके बाद में ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में आप ये वाला प्लेन लेंगे AD और AD डैश, इससे मिलके जो बना है, ठीक है, दिस। तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इसका अपोजिट प्लेन ये हो गया बेटा B डैश, C डैश, C, ये वाला। तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, दिस, ठीक है। अब आ जाइए, ये जो फ्रंट पे आपको दिखाई दे रहा है, ये DC, C डैश, D डैश, ये वाला पूरा दिस, ठीक है। तो इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी इस तरह से, क्योंकि ये प्लेन है और इस प्लेन के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। और एक इसका अपोजिट आपको पीछे देख रहा है A डैश, B और यहाँ आ गया B डैश, दिस। तो ये इसके पीछे, उसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं आपको ये बता रहा था कि एरिया वेक्टर एक प्लेन के लिए, किसी एक प्लेन के लिए, हर एक प्लेन में थीटा की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी, एक प्लेन में थीटा की वैल्यू एक सी होगी जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाएगा, लेकिन अलग अलग प्लेन के लिए वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इस प्लेन के लिए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उस केस में, और ये डायरेक्शन हो गई हमारी एरिया वेक्टर की, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग ये क्लियर देख पा रहे हैं कि इस प्लेन के लिए ADBC के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। और जब एंटी पैरेलल होंगे तो उस केस में थीटा कितना होगा 180 डिग्री, राइट। तो इस सरफेस के लिए थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। अगर मैं बात करता हूं इसका अपोजिट सरफेस जो है A डैश B डैश C डैश D डैश, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, यहां से एंटर होगा और यहां से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से एंट्री लेगा और इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा। तो इस सरफेस में जहां से एंट्री ले रहा है उसके लिए थीटा 180 है, और जिस सरफेस से ये एग्जिट हो रहा है उसके लिए थीटा कितना है 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। इस वाले सरफेस के लिए थीटा हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि एक सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू एक ही रहेगी, लेकिन अलग अलग सरफेस के लिए मे बी कि थीटा की वैल्यू अलग अलग हो जाए। उस केस में अगर मैं बात करता हूं, और ये सरफेस है कैसा, ये जो सिस्टम है, ये जो क्यूबिकल बॉडी है, दिस क्यूबिकल बॉडी इज ए क्लोज्ड सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस मतलब कहीं से ओपन नहीं है, तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से लिंक करेगा, यहां से एंट्री लेगा, उतना ही दूसरे एंड से एग्जिट भी होगा, यानी जितना एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट भी हो रहा है, ठीक है ना। तो टोटल फ्लक्स उस केस में आपका कितना इस सरफेस के साथ लिंक हुआ। तो अगर टोटल फ्लक्स आप निकालेंगे तो नंबर एक तो क्लोज्ड सरफेस के लिए निकालते कैसे हैं, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए निकालने का तरीका होता है कि आप हर सरफेस के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करिए, फिर उस पूरे का सम कर दीजिए। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी फाई ई, दिस इज सरफेस इंटीग्रल S1, पहले सरफेस की बात हो रही है, ई डी ए कॉस थीटा, जितना एंगल भी यहाँ बना हुआ है, ठीक है। फिर मैंने बोला इस सरफेस के लिए निकालिए, कितना हो गया, फिर आपने प्लस किया दूसरे सरफेस के लिए ई डी ए कॉस थीटा, राइट। फिर आपने ये तीसरे सरफेस के लिए निकाला S3, ऐसे ही प्लस S4, ऐसे ही प्लस S5, जितने भी सरफेस होंगे सबके लिए आप इसी तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि इस सरफेस के लिए पहले के लिए मे भी थीटा की वैल्यू कुछ और है, लेकिन पूरे सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू एक सी है, तो आप ये फॉर्मूला सीधा लगाएंगे। दूसरे के लिए थीटा की वैल्यू कुछ और है, इसीलिए उसके लिए अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तीसरे के लिए हो सकता है थीटा की वैल्यू कुछ और हो, तो उसके लिए अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, S4, S5, S6, ऐसे आप हर सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर देंगे, और फिर उसके बाद इस पूरे का सम कर देंगे, तो वो क्या निकल के आएगा क्लोज्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ इन सब का सम किया, तो दिस इज ई डी ए, और यहां पे मैंने ये यूज किया क्लोज्ड सरफेस के लिए ई डॉट डी ए, दिस। और ये जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, ये जो साइन है, ये साइन ही इंडिकेशन है कि हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए किया है, राइट। लिख लेंगे दिस इज फ्लक्स linked with closed surface, ठीक है बेटा, with closed surface, यानी क्लोज्ड सरफेस के लिए आप ये साइन बनाएंगे और अलग अलग सरफेस के लिए कैलकुलेट करेंगे और उसका टोटल का सम करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1, एक और पॉइंट आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, जो आपने यहाँ देखा था कि इस केस में जब थीटा 180 डिग्री है, ठीक है ना, यानी 180 डिग्री, मैं आपसे ये भी बोल सकता हूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में एंट्री लेती है, ठीक है ना, जब किसी सरफेस में एंट्री लेती हैं तो उस टाइम उस सरफेस के साथ फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो आंसर है उस टाइम उसके साथ जो फ्लक्स लिंक होगा वो आप निकाल सकते हैं यहां से, वो फ्लक्स होगा दिस इज फाई ई, दिस इज इक्वल टू ई, और उस सरफेस का एरिया A
cos 180, ठीक है बेटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180? तो सिंपल -1। तो इसीलिए जो फ्लक्स लिंक होगा उसकी वैल्यू कैसी आई? phi e, दिस इज इक्वल टू -EA, राइट। तो ये उसके लिए वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए इस सरफेस से ये बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। जब इस सरफेस से बाहर निकल रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों एक ही है। उस टाइम थीटा 0 हो गया तो उस टाइम फ्लक्स निकल के आपको पहले निकाल चुके थे, वो आया था EA cos थीटा cos 0 की वैल्यू +1, तो आएगा EA, और यहाँ आ रहा -EA। इसका मतलब इस केस में फ्लक्स नेगेटिव है और इस केस में फ्लक्स पॉजिटिव है। तो आप इसको नोट करके लिखेंगे, phi is positive if the electric field lines outward over the surface, ठीक है बेटा, over the surface, ठीक है। और ये लिख सकते हैं सेकंड में, दिस इज phi is negative if the electric field lines inward the surface, over the surface, ठीक है। तो इनवर्ड होंगी तो नेगेटिव, आउटवर्ड होंगी तो पॉजिटिव, ठीक है। और यूनिफॉर्म के केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो टोटल दोनों सरफेसेस से कितना, इससे और इससे कितना हुआ, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ 0। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में आप 0 नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे E की वैल्यू कुछ और होगी और यहाँ पे E की वैल्यू कुछ और होगी, तो फ्लक्स जो निकल के आएगा दोनों के लिए अलग अलग निकल के आएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, दिस। So today we will close here. In the next lecture we will discuss Gauss's theorem. Okay, thank you.